हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 की यूनिट 4 बनारस पढ़ेंगे। ये केदारनाथ सिंह की कविता है। इनका जन्म जो है बलिया ज़िले के चकिया गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए करने के बाद वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कविता बनारस। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है। धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से अवतरित है। इस कविता में कवि प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के बनारसी पान पर प्रकाश डाला है। कवि बताता है कि बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक ही हो जाता है और देखा जाता है कि यहाँ जब बसंत आता है तब बनारस के लहरतारा या मड़ुआडीह मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उठती है। उस समय यह धूल इस पुराने मकान शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। धूल की किरकिराहट हर किसी की जीभ पर महसूस होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में बसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण में धूल भर जाता है। इस धूल के साथ यहाँ बसंत प्रारंभ हो जाता है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशा स्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आँखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निचट खालीपन तुमने कभी देखा है? कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है तो जो अस्तित्वमान है उसमें सुगबुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृति होने लगती है। जो अस्तित्वमान नहीं होता अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता, उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। वह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। जो लोग विगत असफलताओं के बीच भी नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। इस प्रकार पूरे वातावरण में नए उल्लास आ जाता है, नए जीवन का संचार होने लगता है। दशाश्वमेध घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नरम हो गया है। उसकी कठोरता में कमी आ गई है, अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहजता आ जाती है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी दृष्टिगोचर होने लगती है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना यह शहर की इस तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कभी प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? अर्थात बनारस में बसंत के समय भिखारियों तक के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। कवि कहता है यह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात यहाँ हर दिन की शुरुआत ऐसे ही उल्लास के साथ होती है। हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है।
इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है। यहाँ प्रतिदिन अंतहीन शवों को उठाकर कंधों पर लाने का सिलसिला चलता रहता है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को ले जाते रहते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं खुशी तो कहीं गम की अनुभूति होती रहती है। इसी दोनों का मिला जुला रूप है बनारस। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इसी तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है, कुछ भी कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। कवि बताता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है, यहाँ लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर की ओर घंटी पर घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात हर काम को धीरे धीरे करना बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ हर काम अपनी रौ में होता है, सभी कामों का धीरे धीरे होना यहाँ तक का स्वाभाविक चरित्र है। यह एक सामूहिक लय है। यह सामूहिक गति ने पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इस मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं। जो चीज़ जहाँ पर थी वह अब भी वहीं पर रखी हुई है। गंगा भी वहीं है, अर्थात गंगा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है जो पहले थी। नाव भी वहीं बंधी है। सैकड़ों वर्ष से तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं रखी हुई है। भाव यह है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है। पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सभी कुछ अभी धरोहर की तरह सुरक्षित हैं। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता अभी तक उसी प्रकार बनी हुई है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे आलोचन अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। आधा ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कभी संध्या के समय बिना किसी सूचना के बनारस के शहर में प्रवेश करिए और आरती के प्रकाश में इस शहर को जरा देखिए। तब आपको कई आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देंगी। तब आपको दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में है और आधा मंत्र में है। मंत्रोच्चार सुनाई पड़ता है, आधा शहर फूल में है, अर्थात संध्या यानी शाम के समय मंदिर घंटों पर बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सरोवर दिखाई देता है। उसी समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार बनारस शहर आधा सौ में नजर आता है, आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शंख की ध्वनि में जागना प्रतीत होता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझिलता है तो कहीं पूजा पाठ का जागरण है। कवि कहता है, यदि तुम ध्यान से देखो यह शहर आधा है और आधा नहीं, अर्थात बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना मिथ्य किए स्वरूप बनाए हुए है और आधा नहीं है। तात्पर्य है कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ आधुनिक का भी समावेश हो रहा है। जो वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी आलचित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य,
शताब्दियों में इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कभी कहता है बनारस में जो विद्यमान है वह बिना किसी खंभे के खड़ा है, अर्थात यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सामूहिक गति आदि समय कुछ बिना किसी सहारे के अपने आप में बने हुए हैं। यह सब विरासत के रूप में जनजीवन में समाये हुए हैं। इसी प्रकार काशी का मिथकीय स्वरूप बिना किसी सहारे के सुरक्षित है। यह बनारस शहर जो खड़ा है उसे गंगा में बहती हुई मुदों की राख, रोशनी की ऊंचाइयों के स्तंभ, दहकती आगों की लपटों के स्तंभ, धूमि की ऊपर उठती ऊंचाइयाँ, खुशबू की ऊंचाई, प्रार्थना के लिए ऊपर उठते हुए हाथ इस शहर को संभाले हुए हैं। किसी आलिच्छित सूर्य को यह शहर शताब्दियों में अर्घ देता चला जा रहा है। यह शहर गंगा में एक टांग पर खड़ा होकर प्रार्थना में लीन है। उस समय उसके दूसरे पैर की ओर ध्यान नहीं जाता। बनारस की प्राचीनता एवं आध्यात्मिकता अपनी भाविकता से साथ स्थिर है। दिशा, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर से उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इसमें कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते एक बच्चे से पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है, कहाँ है। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त रहता है, अतः वह भागती पतंग की दिशा की ओर इशारा करके बताता है कि हिमालय उधर की ओर है। उसे तो हर चीज़ पतंग की दिशा में प्रतीत होती है। कवि कहता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, अर्थात कवि को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अर्थात होता है। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते अनुभव करते हैं, उनका सरोकार अपनी दुनिया से होता है। कवि को यह बात सुलभ संज्ञान मोह लेता है। हम भी बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, जैसे हर एक इंसान कुछ न कुछ नया सिखाता है, वैसे बच्चों से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो कुछ न कुछ हमें नया सिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे से शेयर करें। थैंक यू।